कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि मधुबन कंपनी में फेयरवेल फंक्शन चल रहा है। वहाँ ब्रिज गोपाल शर्मा रिटायर्ड होते हैं। कंपनी के एमडी सिक्का साहब उन्हें रिटायरमेंट चेक और गिफ्ट देते हैं। शर्मा जी अपनी स्पीच देते हुए उनका दिल भर आता है। फिर वो अपने घर आते हैं। वो अपने दो बेटों के साथ रहते हैं, रिंकू और बंसी। रिंकू ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। शर्मा जी उसे टिफिन बना कर देते हैं। रिंकू जाते वक्त वो बोलते हैं कि आज शाम को आशु के बर्थडे पार्टी में जाना है। फिर शर्मा जी को दिन भर घर में बोर होने लगता है। वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, पर उनका वक्त नहीं बीतता। फिर भी उन्हें घर पर अच्छा फील नहीं होता। अब रात को सब लोग होटल में खाना खाते हैं। आशु कहता है, चाचा जी आपने जुम्बा क्लास ज्वाइन की कि नहीं? तब रिंकू शर्मा बहुत गुस्से में होता है। उसे पापा की ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। शर्मा जी आशु के बातों को टालने की कोशिश करते हैं। कहते हैं रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब आशु उन्हें सजेशन देता है कि आप प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दो, ब्रोकर बनो, अच्छी इनकम होगी। वो कहते हैं मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं तुम्हें आके मिलूंगा। फिर वो लोग घर जाने के लिए निकलते हैं। रिंकू पापा से नाराज होकर कहता है कि पापा आप ये जुम्बा वगैरह क्या कर रहे हो? आशु की बातों में मत आना, कोई ब्रोकरिंग नहीं करोगे आप। आशु तो आपका मजाक बना रहा था। पापा कहते हैं तुम चिंता मत कर, आशु तो बच्चा है। रिंकू के ऑफिस के दोस्त शर्मा जी के फेसबुक पोस्ट देख हंसने लगते हैं। रिंकू कहता है पापा जब से रिटायर्ड हुए हैं सर पर माता आ गई है, दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। आशु की दोस्त उर्मी कहती है कुछ भी हो जाए शर्मा जी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और वो सब उनका हाथ का बना खाना खाते हैं। असल में रिंकू और उर्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं। रिंकू उसे प्रॉपर्टी के बारे में पूछती है। वो दोनों एक घर लेने वाले हैं, उसके बारे में शर्मा जी को पता नहीं होता। हम आगे देखते हैं कि शर्मा जी अपने दोस्त चड्डा से मिलते हैं। उसे बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी अच्छी नहीं है। चड्डा कहता है रिटायरमेंट की लाइफ तो ऐसे ही होती है, तुझे भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अगर खुद की दुकान वगैरह होती तो बंदा दुकान पे जाकर बैठ सकता है, वरना घर पर पार्क में वक्त बिताना पड़ेगा। फिर शर्मा जी थोड़ा सोच में पड़ते हैं और घर आके खाना बनाने लगते हैं। वो अपने बेटों को बोलते हैं कि मैं लाइफ में कुछ प्लान करना चाहता हूँ, मैं एक चाट कॉर्नर खोलना चाहता हूँ। पर रिंकू कहता है पापा आपको इसकी क्या जरूरत है, आप रिटायर्ड हुए हो, अब घर पर आराम करो ना। आपके दोस्त भी तो रिटायर्ड हुए हैं, पर वो लोग तो ऐसा कुछ नहीं सोचते। आपको पैसों की दिक्कत है तो मुझे बताइए। शर्मा जी नाराज होते हैं, कहते हैं आदमी रिटायर्ड हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो घर पर फर्नीचर बने रहे, तू मेरी बातों को नहीं समझ सकता। फिर वो चड्डा से मिलने जाते हैं। वो दोनों जॉब ढूंढने लगते हैं, पर उनकी उम्र की वजह से उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिलती। यहाँ रिंकू और उर्मी अपने लिए एक नया फ्लैट बुक करते हैं। अब रात को रिंकू पापा को बताता है कि हमें दूसरा फ्लैट लेना चाहिए, पर पापा कहते हैं मैं तो ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, तेरी माँ इसी घर से चली गई थी और मैं भी इसी घर से जाऊंगा। रिंकू निराश होकर अपने छोटे भाई को बताता है कि पापा को कैसे समझाऊं कि उर्मी को मैं इस घर में नहीं ला सकता। उसका भाई कहता है पापा तो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे, वो ये घर कभी नहीं छोड़ेंगे। अब चड्डा शर्मा जी से मिलता है, उन्हें बताता है कि मेरी भतीजी स्वीटी की दोस्त घर में सत्संग होने वाला है और उन्हें एक कुक की तलाश है और मैंने तुम्हारा नंबर दिया है, तू जा और बढ़िया सा खाना बना। पर शर्मा जी गुस्सा होते हैं, कहते हैं चड्डे तू क्या पागल हो गया है क्या, अब हलवाई बनूंगा क्या मैं? वो कहता है ठीक है, बाद में मेरे पास मत आना रोते हुए कि मेरे बेटे मेरी बात नहीं मानते, मेरी मार रहे हैं, मैं घर पर बोर हो रहा हूँ। फिर शर्मा जी उन्हें मनाते हैं और सूट पहन के बैग लेके मिसेस गुलाटी के घर जाते हैं। वो हैरान होती है, कहती है मुझे तो लगा कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो, कुक ऐसे सूट वूट पहन के नहीं आते ना। फिर शर्मा जी किचन में जाके कीर्तन के लिए पूरा खाना बनाते हैं। फिर मिसेस गुलाटी को ये बात बताने जाते हैं और हम देखते हैं कि मिसेस गुलाटी अपने दोस्तों के साथ गाना लगाकर डांस कर रही है। ये देख शर्मा जी को बहुत गुस्सा आता है। चड्डा ने तो उन्हें कीर्तन होने वाला है कहा था, पर यहाँ पर तो किटी पार्टी चल रही है। वो बिना उन्हें बताए वहां से चले जाते हैं। वो चड्डा को फोन करके बहुत डांटते हैं। तभी मिसेस गुलाटी का कॉल आता है। वो कहती है शर्मा जी आप बिना बताए गए, आपका खाना बहुत बढ़िया था, आपके लिए एक और काम है, हमारी फ्रेंड आरती के यहाँ पे एक और किट्टी
किटी पार्टी होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि आप वहीं पर भी खाना बनाइए। पर शर्मा जी कहते हैं मैं कोई शेफ नहीं हूँ, आप किसी और को देख लीजिए। फिर चड्ढा शर्मा जी से मिलता है, कहता है तू एक नंबर का फिद्दू है, अच्छी खासी सेटिंग कराई थी पर तू भाग कर आया। शर्मा जी कहते हैं तू पागल हो गया है, अगर रिंकू को पता चला कि उसका बाप औरतों की किट्टी पार्टी में हलवाई का काम कर रहा है तो वो बहुत गुस्सा होगा। चड्ढा उन्हें समझाते हुए कहते हैं तुम इसकी चिंता क्यों कर रहा है, तू क्या अब घर पे गधा मजदूरी करेगा क्या, सब्जी लाना बिल भरना, तू यही करना चाहता है क्या? तू बहुत अच्छा खाना बनाता है, भाभी के जाने के बाद तूने ही घर संभाला और इतना अच्छा खाना बनाता है, खाना बनाना तेरे अंदर एक टैलेंट है, तू अपने पसंदीदा खाना बना सकता है, तू भगवान का नाम ले और किटी पार्टी में जाके खाना बना ले। फिर शर्मा जी उनकी बातों पर ध्यान देते हैं और हम देखते हैं कि शर्मा जी औरतों की किटी पार्टी में जाते हैं, वहां पर खाना बनाकर उन्हें परोसते हैं। सारी औरतें उनका खाना खाते हुए बहुत खुशी महसूस करती है। शर्मा जी वहां से जाने लगते हैं, तब आरती उन्हें पैसे देने आती है। वो कहती है आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, ये आपके लिए पैसे। आरती उन्हें पैसे देने लगती है पर शर्मा जी कहते हैं मैं कोई वेटर नहीं हूँ, मैं एक कुक हूँ और खाना बनाना मेरा शौक है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगा तो मेरे लिए इतना ही काफी है। पर वो उनकी बात नहीं मानती और जबरदस्ती से उन्हें पैसे देती है। फिर वो घर आके सबको बताती है कि शर्मा जी तो पैसे ले नहीं रहे थे। सब औरतें बहुत खुश होती है कि शर्मा जी दिल के बहुत अच्छे हैं। अब शर्मा जी ऑटो की राह देख रहे होते हैं, तभी पार्टी के एक औरत वीना उन्हें लिफ्ट देती है। वीना पूछती है कि आप खाना कैसे बनाना सीखा, मैं तो कभी किचन में नहीं गई। वो बोलते हैं जब ऑफिस के वजह से दूसरे शहरों में ट्रांसफर होता था तब होटल का ढाबों पर का खाना खा के पेट में दर्द होता था, तब मैंने तय कर लिया कि खुद खाना बनाऊंगा और मेरी बीवी गुजर गई, तब तो सब सीखना ही पड़ा और मेरे बच्चों को तो मेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है। वीना बताती है कि मेरे पति ने कई बार कहा कि एक से एक कुक मिलते हैं, तुझे किचन में जाके खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, और मैंने कभी खाना बनाया नहीं। शर्मा जी पूछते हैं कि आपके पति क्या करते हैं। वीना बताती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी है। उनके जाने के बाद मैंने खुद की सेविंग से एक बुटीक शुरू किया और वक्त को तो गुजरना ही था तो किट्टी पार्टियां करती हूँ। दोनों ही बहुत इमोशनल होते हैं, बातों बातों में वो अच्छे दोस्त बन जाते है। और शर्मा जी अपने बेटों से झूठ बोल के कई पार्टियों में खाना बनाते हैं। एक पार्टी में वीना अपने मेयर दोस्त रॉबी को शर्मा जी से मिलवाती है, पर शर्मा जी वीना को मन ही मन चाहने लगे थे। वो रॉबी से ठीक से बात नहीं करते, रॉबी को भी उनका खाना पसंद आता है। तब वो उन्हें एक ऑफर देता है, कहता है आप हमारे लंगर में खाना बनाने के लिए आइए, पर शर्मा जी मना करने लगते हैं। मीना के कहने पर वो खाना बनाने के लिए तैयार होते हैं और शर्मा जी लंगर में भी खाना बनाते हैं। रॉबी उनका खाना देख बहुत खुश होता है और उनका शुक्रिया अदा करता है और वीना ये देख बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ रिंकू ने जहां फ्लैट बुक किया था वो बिल्डर उसे फ्लैट नहीं देता क्योंकि वो कुछ गवर्नमेंट के काम के वजह से फ्लैट अटका पड़ा था। रिंकू इस बात से बहुत परेशान होता है और वो यहाँ शर्मा जी के बदलते बिहेवियर के वजह से भी और ज्यादा परेशान होता है। अब एक दिन रिंकू शर्मा जी को बर्थडे पार्टी का सरप्राइज देता है, उसमें उनके दोस्तों को बुलाता है। तभी वहाँ आशु भी आया होता है। आशु शर्मा जी का एक फेसबुक पर वीडियो देखता है जहां वो किटी पार्टी में सभी औरतों के साथ नागिन डांस कर रहे हैं। वो ये वीडियो सबको दिखाता है, सब बहुत हंसते, पर रिंकू ये देख बहुत गुस्सा होता है। सब लोगों के जाने के बाद शर्मा जी पर वो बहुत गुस्सा होता है। शर्मा जी रिंकू को बताते हैं कि वो सारी औरतें मेरी अच्छी दोस्त है, उनके किटी पार्टी में मैं खाना बनाता हूँ, वैसे भी घर में मैं बोर हो रहा था इसीलिए मैं उनके वहाँ पे खाना बनाता हूँ। पर रिंकू गुस्सा होकर कहता है आप बोर हो रहे हो तो दूसरों के घरों में बर्तन साफ करोगे क्या, आपने तमाशा बनाया है, आपने हमारे बारे में नहीं सोचा क्या। अब ये बिट्टू और आशु सारा ढिंडोरा पीटेंगे। शर्मा जी बहुत मायूस होते हैं कि रिंकू उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा। रिंकू का भाई बताता है कि रिंकू ने फ्लैट बुक किया है और वो घर छोड़ के जाना चाहता है। पापा पूछते हैं कि तू कब बताने वाला था। वो कहता है कि आपको कितनी बार बताने की कोशिश की पर आप तो किटियों में बिजी थे, मैं उर्मी को इस घर में नहीं रख सकता। ये सुन के शर्मा जी बहुत निराश होते हैं। फिर वीना शर्मा जी को नाराज देख पूछते हैं कि कोई परेशानी है क्या। वो बताते हैं कि रिंकू को पता चला कि मैं झूठ बोल के आप लोगों के लिए खाना बनाता हूँ और वो बहुत नाराज हो गया है, वो घर छोड़ के जाना चाहता है, उसने मुझे बिना बताए एक नया फ्लैट बुक कर लिया है। वीना कहती है आपका झूठ तो उसके झूठ से बड़ा है और इसमें छुपाने की क्या बात है, आप तो सिर्फ खाना ही बना रहे थे ना।
शर्मा जी कहते हैं मैं क्यों बताऊं, मेरे भी तो कोई परवाह नहीं करता। जब तक लाइट बिल देना होता है तब सबको मेरी याद आती है। कभी किसी ने पूछा कि मैं कैसा हूँ, मेरा दिन कैसा गया और मैं क्या फील कर रहा हूँ। वीना उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि फैमिली फैमिली होती है, चाहे झूठ हो या सच छुपा के हो, पर फैमिली तो है ना। और जिंदगी कभी झूठ से नहीं चलती। मुझे पता है क्योंकि मैंने भुगता है। कुछ भी हो जाए पर फैमिली को खुद से दूर मत कीजिए। फिर शर्मा जी वीना की बातों को समझते हैं और वो लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। यह रिंकू को अपने फ्लैट को लेकर परेशान होता है। बिल्डर से उससे फ्लैट नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि शर्मा जी घर आते। रिंकू शर्मा जी को उर्मी के पेरेंट्स के पास रिश्ते की बात कराने लेके जाता है। उर्मी के पेरेंट्स के सामने शर्मा जी का बिहेवियर देख वो ऑकवर्ड फील करता है। उर्मी शर्मा जी के खाने की तारीफ करती है, कहती है रिंकू का टिफिन मैं खाती हूँ, आप बेहतरीन तरीके से खाना बनाते हो। शर्मा जी उसकी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। उर्मी के पापा रिंकू से फ्लैट के बारे में पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, बिल्डर ने फ्लैट दिया कि नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो मैं बात करूँ क्या। पर रिंकू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फ्लैट के बारे में देख रहा हूँ और जल्द से जल्द वो फ्लैट मुझे मिल जाएगा। उनकी बातों को देख शर्मा जी नाराज होते हैं क्योंकि रिंकू ने कभी उनसे इस बारे में बात नहीं की। पर उर्मी के पापा को तो सब पता है। वो लोग घर जाने के लिए निकलते हैं। शर्मा जी पूछते हैं कि तुम्हारे फ्लैट का क्या चक्कर है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। रिंकू बताता है कि 15 लाख का टोकन लिया था और अब फ्लैट अटक गया है। पापा कहते हैं इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट की और मुझे एक बार भी तूने नहीं बताया। वो कहता है पापा आपको बता के क्या होगा, वैसे भी आप ये टेंशन मत लो, आप अपनी किटिया पार्टी करो, खाना बनाओ, मैं ये देख लेता हूँ। इस बात से शर्मा जी का दिल टूट जाता है। वो बहुत निराश होते हैं। अगले दिन रिंकू और उर्मी मिलते हैं। उर्मी बोलती है कि तुमने तुम्हारे पापा से बात नहीं की तो मैं मेरे पापा से बात करूँ क्या। पापा की अच्छी खासी पहचान है, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। पर रिंकू गुस्सा होता है, कहता है मैं तुम्हारे पापा से हेल्प नहीं लेना चाहता, तू क्या चाहती है कि मैं उनके आगे कटोरा लेके भीख मांगू क्या। उर्मी गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि रिंकू बहुत परेशान होता है और बिल्डर के ऑफिस में आता है। गुस्से से उनका ऑफिस तोड़ देता है। बिल्डर रिंकू पर केस करता है और रिंकू को पुलिस पकड़ के लेके जाती है। अब शर्मा जी को ये बात पता चलती है। वो थाने जाने के लिए निकलते हैं। तभी उनकी सारी औरतें दोस्त उनके साथ जाती है। फिर सब लोग थाने आकर हंगामा मचाते हैं। शर्मा जी इंस्पेक्टर को कहते हैं कि आप तो रिश्वत ले रहे हो, चोर तो यहीं पर बैठा है, हमारे खून पसीने की कमाई फ्लैट में लगाई है हमने और ये बिल्डर हमारा फ्लैट नहीं दे रहा है। इंस्पेक्टर बताता है कि आपके लड़के ने बिल्डर का ऑफिस तोड़ दिया है और उनके गार्ड को भी मारा है। पर शर्मा जी उनसे बहस करते हैं, पर बिल्डर उनकी वापस से कंप्लेंट कर लेता है और इंस्पेक्टर शर्मा जी और रिंकू को लॉकअप में बंद करता है। वहीं पर वीना शर्मा जी को रॉबी को कॉल करने को बोलती है, पर शर्मा जी रॉबी को कॉल नहीं करना चाहते। पर वीना के वजह से वो रॉबी को कॉल करके बुलाते हैं और हम देखते हैं कि रॉबी जो कि एक शहर का मेयर है, वो थाने आके इंस्पेक्टर को डांटने लगता है और शर्मा जी को छोड़ने को बोलता है। इंस्पेक्टर उनसे माफी मांगता है। आखिर वो लोग छूट जाते हैं और वहीं पर शर्मा जी को पता चलता है कि रॉबी वीना का जीजा है। तब वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज तक वो रॉबी को उसका बॉयफ्रेंड समझ रहे थे, पर रॉबी तो उसका जीजा निकला। और रॉबी रिंकू के फ्लैट का प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है और फ्लैट वापस दिलाता है। फिर शर्मा जी वीना से मिलते हैं। वीना कहती है आप हमारे साथ मत आइए, आपकी फैमिली इंतजार कर रही है, हम तो बाद में मिलेंगे, पर आप इस वक्त आप अपने फैमिली के साथ जाइए। फिर शर्मा जी अपने बेटों के साथ अपने घर आते हैं। रिंकू शर्मा जी से माफी मांगता है, शर्मा जी उसे माफ करते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपको बता दूं कि ये फिल्म ऋषि कपूर जी की आखिरी फिल्म है और उन्होंने इस फिल्म को आधा शूट किया था और बाकी परेश रावल साहब ने शूट किया और इस तरह से इन दोनों की परफॉर्मेंस से ये कहानी तैयार हो चुकी थी और हमको ये कहानी देखने को मिली। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।